नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो संज्ञा शब्द के विषय में आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ जो आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। पंखा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रश्न है, पंखा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? यह शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? दूसरा प्रश्न है, पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी पुस्तक शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो यदि आप संज्ञा के विषय में नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर अगर आपको देने की योग्यता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो जानते हैं आपका दिया गया उत्तर सही है या गलत है। जिन लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है तो पढ़ते हैं हम संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वह शब्द होता है जिसमें विकार यानी विकार मीन्स होता है बदलाव, जिसमें बदलाव आ जाता है, तो विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव या स्थान का बोध होता है। यानी वह शब्द जो किसी वस्तु के बारे में या कोई भाव के बारे में या किसी भी जीव या स्थान के बारे में हमें जानकारी देता है, वो संज्ञा शब्द होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं? आपको अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यदि आपको पता ही नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वह भेद कौन कौन से हैं? या फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के भेद तो आपको पता चल गए 5 हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह संज्ञा शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए या वस्तु के बारे में बताया जाए या स्थान के बारे में बताया जाता है, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि मान लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि रमेश किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा, अगर मान लिया जाए वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे पुस्तक। यदि पुस्तक कह दिया, कलम कह दिया, पेन कह दिया या फोन कह दिया, वो वस्तु है, तो वो वस्तु है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तीसरा है स्थान यानी कोई जगह का नाम, पटना, दिल्ली या बगीचा भी कोई स्थान जगह है, विद्यालय कोई जगह है। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पूछा जाता है या बताया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा। जाति, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जाति यानी संपूर्ण जाति के विषय में जानकारी देता है। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रवृत्तियों का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कोई ऐसी चीज जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे यदि हम कहते हैं कि व्यवसाय में यदि हम कि डॉक्टर यानी एक डॉक्टर ऐसा शब्द, जातिवाचक शब्द है जो केवल एक डॉक्टर के विषय में नहीं, संपूर्ण सभी डॉक्टरों के बारे में बता रहे हैं, संपूर्ण डॉक्टर जाति के बारे में बता रहे हैं। यदि हम सैनिक कहते हैं तो सैनिक एक आदमी को, एक ही व्यक्ति के विषय में नहीं दर्शा रहा, वो संपूर्ण सैनिक जाति के बारे में दर्शा रहा है। शिक्षक, यदि हम शिक्षक कहते हैं तो शिक्षक संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध कराते हो। जहाँ पे संपूर्ण जाति के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी तरह से मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध कराता है। जानवर कहेंगे, जानवर संपूर्ण जानवरों की जाति का बोध वहां पे कराता है, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है। या प्रवृत्तियां यानी उसके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे महान लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, अलग होती, थोड़ा हटके होती, तो वहां पे प्रवृत्तियों का बोध होता है। जैसे कहेंगे जानवर प्रवृत्ति यानी जानवर की प्रवृत्ति अलग होती है, तो संपूर्ण जानवरों की प्रवृत्तियों जैसा। तो जहाँ पे वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रवृत्तियों का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है।
तो अगला है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भाव यानी भाव, मन में कैसे भाव हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग, हर समय के अलग अलग भाव होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा उसमें आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आप समझिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, यानी किसी व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हों या उसके धर्म के विषय में बताया जा रहा है, या वस्तु यानी उसकी खूबी, गुण धर्म के विषय में बताया जाता है, या दशा, किस दशा में है उसके विषय में बताया जाता है, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। तो यानी गुण, धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, वहां भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो भाववाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत भाव आते हैं, पर भाववाचक संज्ञा के एक शब्द में एक ही भाव का बोध होता है, इस बात का ध्यान रखिए। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है, बहुवचन में प्रयोग संभव नहीं होता, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक और विशेषण, क्रिया, अव्यय और सर्वनाम और प्रत्यय शब्द से होता है, इस चीज को जान लीजिएगा। तो जरूरी है कि भाव के अंतर्गत यदि कोई स्वाद, जैसे खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये स्वाद भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। और जैसे लंबाई है, मोटा है, तो वो उसमें उसकी गुण दशा, ये गुण दशा के अंतर्गत आता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि मोटापा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मोटापा यानी किसी की दशा के बारे में बता रहा है, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अगला है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समूह यानी एक व्यक्ति नहीं, समूहों में, पूरे ग्रुप में है। तो जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता, बहुलता यानी अधिकता का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं, यानी संपूर्ण एक से अधिक लोगों के विषय में बताया गया है। जैसे मेला है, मेले में एक व्यक्ति नहीं होता, एक से अधिक होते हैं, भीड़ होती है। और बाजार है, रैली है, हुजूम है, झुंड है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। भाव समूहवाचक संज्ञा तो आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्य यानी ऐसा पदार्थ, ऐसी चीजें जो बहती हैं, उन्हें द्रव्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कि इसका अर्थ ये नहीं कि केवल बहने वाली चीज ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो इसे भी समझ लेते हैं। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जाता है का बोध कराते हैं, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। यानी ऐसी वस्तुएं, धातु यानी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये धातु के अंतर्गत आएंगी। और द्रव्य यानी बहने वाली चीज, दूध, दही, घी, तेल, ये द्रव्य के अंतर्गत आती। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें नापा या तोला जाता है, या तो जिसे नाप कर हम उसको जान सकते हैं कितना है, या तोला जाता है, तोल के हम बता सकते हैं कि कितना वजन, उसका कितना वजन है। तो ऐसी चीजें जिसे नापा या तोला जाता है, और इसके अतिरिक्त धातु या द्रव्य पदार्थ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि दूध किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दूध द्रव्य पदार्थ है और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। अगर किसी ने मान लिया जाए लोहा या लकड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि उसे नापा या तोला जा सकता है, या तो नापा जाता है या तोला जाता है। ऐसी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ये था दोस्तों संज्ञा के उदाहरण। एक बार मैं आपको रिवीजन करा लेती हूँ। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार यानी जिसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, और संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराता है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल गया होगा, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इस तरीके से आप उसे याद कर सकते हैं। जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चाहे वो जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रवृत्तियों का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, वहां भाववाचक संज्ञा
होती है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है, जो समूह में होती है, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूहों अथवा बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तु जिसे नापा या तोला जाता है का बोध होता है, वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था पंखा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये तो आप जान गए होंगे, और पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है यह भी आप जान गए होंगे। तो दोस्तों इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, या यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना तो बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।